नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। प्रोग्राम की तमहीद में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। अंग्रेज़ी अदब में तो ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर तस्वुर की जाती है। कहानी का नाम है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, यानी शहंशाह के नए कपड़े। हुआ कुछ ऐसे कि बादशाह सलामत ने अपने लिए कपड़े बुनने के लिए सबसे बेहतरीन दर्जियों का मुकाबला करवाया। दो दर्जी ऐसे थे जो मुकाबला जीत गए। उनकी जोड़ी ने यह दावा किया कि वो ऐसे कपड़े बनाएंगे कि शहंशाह दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे धागे से आपका लिबास बनाएंगे जो देखा नहीं जा सकता, दिखाई नहीं देता, और दिखाई सिर्फ उनको देता है जो ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। बेवकूफ लोगों को यह दिखाई नहीं देगा। शहंशाह बहुत खुश हुए। वो लिबास बुनते रहे, बुनते रहे, बुनते रहे। कुछ देर बाद लिबास तैयार हो गया। बादशाह को लिबास दिखाई ना दिया, लेकिन वो भी चुप रहा, क्योंकि उसने कहा कि ये लिबास तो अक्लमंद लोगों को दिखाई देता है। अगर मैंने कह दिया साहब कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे तो बेवकूफ तस्वर कर लिया जाएगा। इर्द गिर्द खड़े वुज़रा ने तारीफें करना शुरू कर दी, तारीफों के पुल बांधे। दिखाई उनको भी नहीं दे रहा था। बादशाह ने वो लिबास जेबतन कर लिया, दर्जियों को बेशबहा इनाम दिया और घोड़े पर सवार होकर नीम बरहना शहर में निकल पड़े। इसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि अवाम में भी लोग तारीफें करते रहे। वाह वाह शहंशाह, क्या आपने लिबास पहना, वाह 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 वाह। लेकिन एक मेरे जैसा बच्चा था, मुंह फट सा, जिसके दिल में पता नहीं क्या आई। उसने जाकर बादशाह के घोड़े के सामने खड़े होकर कहा, बादशाह ये क्या किया, आप तो जेरजामा पहनकर आ गए, आप तो नीम बरहना हैं। बादशाह की आंखें खुली कि मुझे तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ बना दिया गया। मुझे पता है ज़हन में आपको कुछ और आया था, लेकिन यह है कि बादशाह को फिर बाद में महसूस हुआ कि यह क्या हो गया। और यही मसला दुनिया भर के हुक्मरानों में होता है। मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान के हुक्मरानों में है, कतई नहीं, नहीं नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फ़रुख सलीम साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। पता नहीं इन्होंने ये कहानी सुन रखी है या नहीं, लेकिन मुझे तो बचपन में मजबूरन पढ़नी पड़ी थी, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। कतई इसका ताल्लुक पाकिस्तान से न जोड़िएगा, ये तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मशहूर किताब है। फ़रुख सलीम साहब, आपको वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया। आपने कहानी सुन तो नहीं रखी? ये मैंने कहानी सुनी थी रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड साहब हुआ करते थे और वो अमीरों से पैसे छीना करते थे और गरीबों में पैसे बांटा करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान में महसूस हो रहा है कि एक रिवर्स रॉबिन हुड है यहाँ, जो गरीबों की जेबों से पैसे निकालता है और अमीरों की जेबें भरी जाती है। चलो, आपने तो बहुत ही सख्त बात कर दी, लेकिन अब बात यह है कि मामला हमने फेरी टेल्स की दुनिया से निकाल के ज़रा हकीकी दुनिया में भी ले आते हैं। आपने तो खैर मुमासलत जो है वो पेश भी कर दी, लेकिन मैं आपके सामने हकीकी मौजू रखना चाहूँगा। सर, पाकिस्तान के मसाइल, मैंने आपकी भी बहुत सारी ट्वीट्स देखी और उनको देखने के बाद मैंने महसूस किया कि उनकी वजाहत भी आपसे ले ली जाए और उससे जुड़े मौजू के ऊपर भी आपसे गुफ्तगू हो जाए। मसला कुछ ऐसा है कि जब पिछली मरतबा आपसे बात हुई थी तो कुदरती वसाइल पे बात हुई थी। मैंने देखा कि आपने इस शोबे में बहुत तहकीक की और तहकीक के बाद आप नंबर्स गेम और स्टेटिस्टिक्स के अंदर काफ़ी हद तक जो है मैं कहूँगा कि आवाम को आगाह करने की पोजीशन में आ चुके हैं। ज़रा पाकिस्तान की हकीकी कुदरती वसाइल की पोजीशन भी बताइएगा और ये भी बताइएगा उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारी कौम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकती है। जी देखिए, अगर आप गौर करना शुरू करें कि खुदा ने इस मुल्क को क्या क्या दिया है, पहली बात तो ये है कि दुनिया में इस वक्त कोई 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अब उसमें सोचिए कि हम चौथा बड़ा मुल्क हैं, वो जिसको हम कहते हैं इरिगेटेड लैंड के हवाले से।
यानी कि सैराब शुदा जमीन जो हमें खुदा ने दी है। चीन नंबर 1 पे है, हिंदुस्तान नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पे और पाकिस्तान नंबर 4 पे। यानी कि पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट इरिगेटेड लैंड इस मुल्क के पास मौजूद है। फिर शायद लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि एक अमरीकी इदारा है, उसका नाम है एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अमेरिका का सरकारी इदारा है, वो कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। तो सुना उसने किया था कि पाकिस्तान के पास 9 अरब बैरल तेल के जखीरे जो है वो मौजूद हैं। हम तकरीबन रोज के 5 से 6 लाख बैरल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 9 अरब बैरल तेल के हैं तो तकरीबन 45 साल की सप्लाई पाकिस्तान में मौजूद है, और ये वो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है। गैस के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 109 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 60 साल, अगले 60 साल की गैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन हम 85% अपनी तेल की रिक्वायरमेंट अभी भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और 2 से $2.5 बिलियन हम सालाना में देख रहा हूं कतर को देते हैं उनकी एलएनजी खरीदने के लिए, जबकि वो कहते हैं कि जी आपके पास 109 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस मौजूद है। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक की एक चीज सुन लीजिए। उन्होंने एक बड़ी रिसर्च के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक लिखा था, और उसका टाइटल था पाकिस्तान एट 100, यानी कि जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे ज़खायर हैं कि अगले चंद सालों में जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा, 25 साल के बाद, तो उसकी जीडीपी जो है वो $2 ट्रिलियन, यानी कि आज हमारी जीडीपी है 300 बिलियन। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है कि वो 2000 अरब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो बन सकती है। एक्सपोर्ट्स आप सोचिए, अगेन वर्ल्ड बैंक वो कहता है कि आपके पास, पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में, अब मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मौजूदा वक्त में ये सलाहियत, ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो 88 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है। हम एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं? 31 अरब की, 30 अरब की। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आपके पास इस वक्त करंट ईयर में 88 अरब की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, शमसी तवानाई, आपने तवानाई का जिक्र किया, सोलर पावर जिसको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 30 लाख मेगावाट जनरेट करने की कैपेसिटी मौजूद है, यानी कि सूरज इतना है हमारे मुल्क के अंदर। आप जानते हैं कि कितना, हमारा तो तकरीबन 360 दिनों में से 300 दिन तो सूरज मिलता है, और इस वक्त हमारे पास कितनी है सोलर पावर? 530। जरा गौर कीजिए, अभी 530 हमारे पास मौजूद है और कैपेसिटी है 30 लाख की। ये मुफ्त की बिजली है, इसमें पैसा नहीं लगता है, ये तो अल्लाह ने सूरज लगा रखा है। आपने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी तो बना दिया सर, छोटी चीज तो बनाते ही नहीं ना हम। दुनिया का बड़ा सोलर पार्क जनाब, जिना सोलर पार्क। लेकिन जहां तक मैंने सुना है सर, जो आपने स्टैटिस्टिक दिए हैं उनको दुरुस्त तस्वर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि उसका एक बड़ा पार्शल हिस्सा है जो कि अभी तक हमने डिलीवर किया, बाकी सब जो है वो दे आर जस्ट कासल्स इन द स्काई। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हम जो है किस तरह से बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के साथ। मुल्क के नामवर मईशतदान हैं, मशहूर मईशतदान हैं जनाब फ़ारूक सलीम साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि एक्चुअल और पोटेंशियल के दरमियान जो खलीज है वो इतनी बड़ी है कि हैरान कुन है। मैंने इनसे जिक्र यही किया ब्रेक पे जाने से पहले कि हमें भी यही बात बताई गई कि जनाब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क पाकिस्तान में लग रहा है, जीना सोलर पार्क। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपने बहुत सारी और देवमालाई कहानियाँ सुनी होंगी। तो वो बुनियादी बात यह कि फ़ारूक सलीम साहब, ऑन पेपर तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
ऑन पेपर तो हम एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार है, कोई छोटी चीज़ तो हम बनाते ही नहीं ना, हर चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी बनाते हैं, पर डिलीवर फिर हम कितना करते हैं वो फिर आपने नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ बता दिया। सर इसी तरह एक ज़माने में, अभी तो खैर वी हैव लॉस्ट द एज देयर, एट वन टाइम हम अपने हाइडल पावर के बारे में भी इसी तरह की बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट एज, इंडिया हैज़ एक्सप्लॉइटेड इट, it has made a tremendous number of dams on the same rivers that are feeding us, and they are generating hydel power. However, if you look at us, we only have words to say but nothing to deliver. क्या कहते हैं आप? अच्छा अली साहब, आपने हाइडल का जिक्र किया। देखिए, अगर बिजली बनानी है तो हाइडल जो है उससे बिजली बनाना नाउ बिलोंग्स टू द लास्ट सेंचुरी, क्योंकि वो महंगी बिजली बनती। अब आ गया है सोलर और विंड, जिसका सोलर का मैंने आपसे जिक्र किया। तो अगर बिजली बनाना मकसूद है तो डैम जो है वो आप समझ लें कि वो पिछली सदी में चला गया, क्योंकि उसकी बिजली महंगी बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई सोलर। मैंने आपसे बताया कि कैपेसिटी तकरीबन 30 लाख, और जो आपने बताया कि हम जनरेट कर रहे हैं वो तकरीबन 530, ठीक है। विंड पावर जो हवा से आपकी चलती, जो पोटेंशियल है वो 3,45,000 मेगावाट, 3,45,000 मेगावाट, और एक्चुअल लगी है 1248। वो जिसका खलीज का आप जिक्र कर रहे थे, वो इतना बड़ा खलीज है। अच्छा, एग्रीकल्चर में आप सोच लीजिए, हम गंदम जो है वो हम पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से 26-27 मिलियन टन। वो कहते हैं कि उतनी ही जमीन पे जितनी आपने अभी लगा रखी है उसका जो पोटेंशियल है वो 80 मिलियन टन है। 27 प्रोडक्शन है, 80 का पोटेंशियल है। और आप सोचिए कि अगर 80 मिलियन टन पाकिस्तान उगाना लगे तो इस पूरी दुनिया, इस पूरे खित्ते में हम हम अपनी गंदम आटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चावल हम 7.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 7.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन है, पोटेंशियल कहते हैं 13 मिलियन। अच्छा, ये सब हो गए नेचुरल ज़खायर। अब आजकल की सदी जो सदी चल रही है उसमें अली साहब आपको पता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि इंसानी सरमाया आपके पास क्या है। ये तो सब कुछ आपको खुदा ने दे रखा, इंसानी सरमाया आपके पास क्या है। देखिए, वी शुड एडमिट कि हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो तालीम के हवाले से बड़ा कमजोर है। ये हमारी गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है। आप समझ लीजिए कि मेरी जनरेशन के लोगों की गलती है। जो मीडियन एज है वो 22 से 23 साल है, यानी कि आधी आबादी हमारी 22 या 23 साल से छोटी। दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि इतनी बड़ी आबादी जिसको वो कहते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि वो काम करने वाली। देखिए, दुनिया में आप किसी भी मुल्क की आबादी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक कहलाती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, यानी कि वो काम करने के काबिल नहीं होती, वो 0 से 18 साल और फिर 65 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर रिटायर हो जाते हैं, 0 से 18 तक वो स्कूल में बिजी होते हैं, तो वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो 18 से 64 साल की आबादी है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, वो मेहनत करती है। वो आप सोचिए कि सन 2030 तक, अगले 8-9 साल में तकरीबन 70% पाकिस्तान की आबादी जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन हो जाएगी। जब ये वाला डेमोग्राफिक आया था आज से कोई 150 साल पहले यूरोप में, तो उसके बाद आपने देखा कि यूरोप की मैशत जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की की उसने, ये पॉपुलेशन की जोर के ऊपर। चीन में ये वक्त आया था कोई 60-70 साल पहले, उसके बाद आपने देखा कि चीन कहां चला गया। तो ये मौका अब हमारे पास मौजूद है। हमने पहले वो नेचुरल जो खुदा ने हमें दे रखा है, और अभी जो हमारे पास पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक सामने आ रही है कि इतनी बड़ी आबादी जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब जो सवाल आप उठा रहे हैं और आपके जहन में आ रहा है, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हुआ क्या, बना क्या हमारे साथ। इतना कुछ था, इतना कुछ खुदा ने दिया। ये हमारी जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स हैं, जो इतनी बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, व्हाट हैपेंड, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। अब ये बड़ा क्लियर है कि जो हमारा सियासी ढांचा है, जो हमारा माशी ढांचा है, वो डिलीवर नहीं कर रहा।
देखिए आम आदमी ये इस नतीजे पे पहुंचेगा ना कि अगर आपके पास इतना कुछ खुदा ने दिया है, चौथा बड़ा आपके पास मुल्क है जो इरिगेटेड लैंड के हवाले से, इतने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपको खुदा ने दिए हैं, आबादी आपके पास मौजूद है, तो फिर बना क्या? फिर ये जो ढांचा हम जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो सियासी ढांचा है, जो हमारा माशी ढांचा है, वो काम नहीं कर रहा। मतलब आम आदमी इसी नतीजे पे पहुंचेगा ना कि वो काम नहीं कर रहा। हम इतना सारा तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास अपनी कोई हाइड्रोकार्बन पॉलिसी क्यों नहीं बन पाती? लग रहा है वहीं आ रही है कि हम रेंट सीकर्स हैं, हम प्रॉफिट सीकर नहीं हैं। जी बिल्कुल खूबसूरत बात आपने की कि वो जो आबादी जो हम यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन जिनको हम कहते हैं, दे हैव टीम्ड अप टुगेदर और वो काम कर रहे हैं रेंट सीकिंग का, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट सीकिंग के इतनी अपॉर्चुनिटीज इस मुल्क के अंदर मौजूद है, तो ये काम किसने करना है? देखिए ये आम आदमी, ये तो हमारी क़यादत ने काम करना है ना। क़यादत ने ये काम करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब महवर इसी को बनाना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मैं कल प्रोग्राम के अंदर ये गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन बीच में रह गई कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, आपको पता होगा, अभी बहुत बड़ी चीज़ एक सामने भी आई। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत ही आम दिफाई अफसर जो हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर जो है वो he is no more, but main issue ये है कि we have to understand they was killed in a air crash, in a helicopter crash, but what it exposes us to is that there are things that are controllable, there are things uncontrollable, and then again both the countries face a major challenge, and that challenge is not making war with each other but confronting our two biggest problems, poverty and corruption. और मैंने ये बड़ी डीप बात की है, मुझे पता है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते होंगे। ये तमाम चीज़ें जो अभी बाज़गश्त में है, ज़ाहिर बात है, देयर विल बी लॉट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप इन द कमिंग डेज, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर अस एज अ कंट्री पाकिस्तान, फॉर अस एज अ रीजन एंड आवर नेबर्स इंक्लूसिव ऑफ इंडिया, वी नीड टू रियलाइज दैट आवर biggest problem is poverty and corruption. I don't know, you may disagree on this, but I feel these are the two biggest common problems, if I put it like that. क्योंकि हम बनाते थे ना common subsets बनाते थे, so this is a common subset of our two countries and perhaps all the countries of this region, including Afghanistan also, including Bangladesh also, including Sri Lanka also. क्या कहते हैं आप? जी अली साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और आपने जो पाकिस्तान के, आप समझें कि जो माशी दरिया मैं कहूँगा उसको जिस तरह कूजे में बंद किया, वो रेंट सीकर्स का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, और अब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने वो जियो स्ट्रेटेजिक से जो मूवमेंट का ऐलान किया था कि हमने वहां से दूर होना है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। अब वो कहाँ तो गया, लेकिन उसके ऊपर ग्राउंड रियलिटी के अंदर जमीनी हकीकत रहती है कि कोई काम नहीं हुआ। जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाने के लिए कहा गया, जो आप भी कह रहे हैं कि इंडिया को भी जाना चाहिए, पाकिस्तान को भी जाना चाहिए और अफगानिस्तान को भी जाना चाहिए। उस जियो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने उसके दो जो सबसेट्स आपने बताए कि एक करप्शन का है और दूसरा आपने बताया कि पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी को, गुर्बत को किस तरह दूर करना है। अच्छा, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के हवाले से जो 1100 सियासी खानदान है पाकिस्तान में, मैं हिसाब लगाता हूं 1100 का वो इस तरह है कि अगर आप चारों सूबाई असेंबलियां, नेशनल असेंबली और सेनेट जो है उनको जमा कर लें तो वो 1100 कुछ मेंबरान बनते हैं, और उन्हीं के रिश्तेदार और वही खानदान जो हैं वो पिछले एटलीस्ट 8 से 9 इलेक्शन जो हमने करवाए हैं उनमें मेजर रोल प्ले करते हैं। जो सियासी ढांचा है, जो हमारा माशी ढांचा है, वो उन 1100 खानदानों के लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ।
ठीक। यस। अब जो सेंसस हमने करवाया था अभी 2018 में, जिसके नतीजे बताए जाए, वो कहता है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ और 20 लाख खानदान रहते हैं। हमने जिक्र किया सिर्फ 1100 खानदानों। तो 1100 खानदानों के लिए तो ये सियासी ढांचा और ये माशी ढांचा जो है वो अच्छा साबित हुआ, उनका उनका फायदा हुआ। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ और 20 लाख खानदान हैं, उनका हाल अच्छा नहीं हुआ। तो ये सोचने की बात है कि ये माशी ढांचा और सियासी ढांचा उन 1100 लोगों के लिए शायद काम कर रहा है, और वो जो 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी खानदान पीछे रह जाते हैं, उनका हाल अच्छा नहीं हुआ, जो आपने गुर्बत के हवाले से जिसका जिक्र किया। लेकिन ये बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊंगा, ये 1100 सियासी खानदान प्लस कुछ लोग जो कि इनकी तरफ से बेनिफिशरीज हैं, प्लस जो कोई और ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, या अपर एचेलॉन्स ऑफ वर्ल्डली पावर हमारी दुनिया के, हमारे मुल्क के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेनिफिशरीज अगर मिला मिलू भी लें तो दे आर नॉट 50,000, मोर देन 50,000 पीपल in this country, but they are the intellectual elite of this country, and they have always good things to say about the status quo. They have always good things to say about the system, and they want to protect the system, and they want to defend this system even if it is wrong, even if it is bad, even if it does not give benefit to the crores of households that you have mentioned. That is the problem, Dr. Farooq Salim Saab. These people dominate society. These people shape the face of our society, values, and unfortunately the way of thinking. क्या कहते हैं आप? जी देखिए, आपने रेंट सीकर्स का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, अकेला बिजनेसमैन नहीं कर सकता। ये ट्रायंगल बनता है, इसमें हुकूमत साथ देती है, इसमें रेगुलेटर जो है वो साथ देता है, और एक बिजनेसमैन इनके साथ होता है। तो ये तीनों किरदार जो है, तीनों कैरेक्टर्स जो है, वो मिलके फिर वो जो रिवर्स रॉबिनहुड वाला मामला शुरू होता है। ये अकेला कोई काम नहीं कर सकता। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि शायद वो 50,000 पाकिस्तानी हैं, तो वो हुकूमत उसमें शामिल है, उसमें हुकूमत ने जो रेगुलेटर बनाए हैं। अब देखिए, रेगुलेटर का काम जो है, जैसे बिजली का रेगुलेटर है आपका नेपरा, उसका काम ये है कि उसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद प्रोटेक्ट करना है। उनके सामने जो आपके पास 3 या 4 दर्जन पावर जनरेट जो आपको बिजली बना के दे रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया कि रेगुलेटर एक्चुअली तो वो जो 3 या 4 दर्जन बिजली घर हैं निजी शोबे के, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने लगता है, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट जो है वो हम भुला देते हैं, और फिर आपको बिजली मिलती है 22 और 23 रुपए का यूनिट। तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे कि हुकूमत है, हुकूमत का रेगुलेटर है, और फिर बिजनेसमैन है, और ये कैरेक्टर्स मिलके हमारी जो माशी ढांचे को, जिस तरह आपने वेल्थ को डाइवर्ट करना है, पैसा किस तरफ बहेगा, उसकी वेव किस तरफ जाएगी, तो वो ये तीनों मिलके करते हैं। तो सोचने की बात यह है कि ये सियासी ढांचा, ये माशी ढांचा डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें क्या करना है? ये सियासी ढांचा डिलीवर नहीं कर रहा, लेकिन सब्स्टिट्यूट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं। इनफैक्ट आप तो खैर चूँकि यू आर वेरी क्लोज टू द अपर एचेलॉन्स ऑफ वर्ल्डली पावर। प्रॉब्लम ये है कि सर, ये सिस्टम अगर इसका सब्स्टिट्यूट तलाश करें तो 90% लोग मुझे ये कहते हैं, यार अगर ये नहीं तो फिर कौन? और फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है अनफॉर्चुनेटली वो आपको डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली टेक्नोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाएगा विद लीडरशिप इन द हैंड्स ऑफ, मैं नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन का जिक्र आ जाता है कि जी उसके पास होगा मेन पावर और फिर टेक्नोक्रेट से गवर्नमेंट चलेगी, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं है ना हमारे पास सिस्टम का। हमें इन्हीं 1100 लोगों में से ही चुन के बाहर लोग निकालने पड़ेंगे। आपने देखा होगा ना, वो बस वो डाइस को हमें जो है ना, वी जस्ट हैव टू रैटल द डाइस एंड देन रोल इट अगेन, जो आ गया नंबर फिर वो हम उसको देंगे मौका। क्या कहते हैं आप? अली साहब, इस वक्त दुनिया में जो पार्लियामानी जमहूरी हुकूमतें हैं वो कोई 3 दर्जन से ज्यादा नहीं है, और वो सारी की सारी वो हैं
जो बरतानवी राज की जो कॉलोनीज थी, उन्होंने वो वाला निज़ाम अपनी हुकूमत का अपनाया है। 100 से ज्यादा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो पार्लिमानी जमहूरियत उनमें नहीं पाई जाती। वहां पे या तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। अगर फ्रांस को आप देखें तो उसने तो एक बड़ा यूनिक हाइब्रिड निज़ाम अपना रखा है। वहां का सदर भी इलेक्टेड है, वहां का प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है, वहां पे पार्लिमानी निज़ाम भी है और वहां पे सदारती निज़ाम भी है। मेरा सिर्फ सोच का जो सिमत है वो ये है कि आपने टेक्नोक्रेट्स का जिक्र किया। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, हर कोई मानता है कि वहां पे जमहूरियत है, लेकिन वहां पे जो कारोबार हुकूमत चलाते हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं। आपके जितने भी वहां पे सेक्रेटरीज उनको वो कहते हैं, चाहे जिसको हम जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनका, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके ऊपर कोई कांग्रेस से निकल के आके सेक्रेटरी नहीं बनता है। नहीं है कि आप इलेक्टेड ऑफिशियल हो, आप अनइलेक्टेड ऑफिशियल भी हो सकते हैं अगर आप अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स का काम है कि उन नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स की सुपरवाइजन करें। वो नुमाइंदे हैं अवाम के, वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इन अनइलेक्टेड या टेक्नोक्रेट्स के ऊपर एक सुपरवाइजरी कमेटी बनते हैं और उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या ये लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, जिसको हम इतनी अहमियत दे देते हैं कि शायद इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, ये सिर्फ दुनिया के चंद ममालिक हैं जो अपनाए बैठे हैं और वो सारे के सारे